ये एक राजस्थान के नागौर जिले से अनीशा बानो हमारे साथ में हैं, जिन्हें एक पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार के व्यक्ति ने न सिर्फ एक साथ 3 तलाक बोल करके घर से धक्का मार करके बाहर किया, बल्कि उनके साथ में हलाला करने की बात कही गई। 2-3 साल नॉर्मल सब ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड के बहुत सी लेडीज़ के साथ अफेयर वगैरह न्यूड पिक्चर्स मैंने उनके पास देखी। तब से ना तो वो मुझे कभी फ़ोन टच करने देता था, हमेशा लॉक लगा के रखता था फ़ोन। देखिए, एक ससुर जिसकी नीयत अपनी बहू के ऊपर खराब हो रही हो, उसने कितनी बड़ी साजिश रची, कितना बड़ा प्लान रचा। लेकिन जब उसकी वीडियोस वगैरह आई मेरी काफ़ी एजेड औरतों के साथ में, मैंने अपने ससुर को भी दिखाई, तो मेरे ससुर मेरे को बोलता है कि इसको एक मौका दे। उसने क्या प्लान बनाया अपने बेटे को और इसको लताड़ा के भाई तुमने बहुत गलत काम कर दिया, अब इस्लाम के हिसाब से तुम्हें हलाला करना पड़ेगा, अब किसी और से शादी करानी पड़ेगी, अब घर की बात बाहर जाएगी, चलो मैं हलाला कर लूँगा, बात को यहीं ख़त्म कर लेंगे, चुपचाप हलाला कर लेते हैं। तो मेरे को घर में तो उन्होंने लिया, लेकिन सुबह मेरे पास ये शर्त रखी जाती है कि तुम्हें पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। पहले तो चाचा ने उसके साथ जो है गलत हरकतें की वो उसने शिकायत की अपने पति से, तो उसने बोला कि हमारे तो यहाँ सब चलता है इस तरह से ही। मैं रूम में थी अपने, तो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे, हाथ पकड़ना, मतलब बैड टच करने लगे, बहुत गंदी हरकत कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं, मेरे चाचा के साथ कंफर्ट होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये सब चीज़ें नॉर्मल, मैं भी तो अपनी चाची के साथ कंफर्ट रहता हूँ। खुद के ही घर में कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो इस बुर्के की ज़रूरत ही क्या है। सुरक्षित तो वो अपने घर में भी नहीं है। वो लोग सही कहते हैं कि इस्लाम में बेटियाँ पैदा नहीं होती, इस्लाम में बीवियाँ पैदा होती हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। 3 तलाक पर जब मोदी सरकार कानून लेकर के आई थी, तो एक नहीं बल्कि लाखों लोगों ने, उस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया था, खास तौर पर उन लोगों ने जो तथाकथित बुद्धिजीवी माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ये हमारे संविधान तो अलग चीज है, लेकिन ये हमारी शरीयत के खिलाफ है और कहीं ना कहीं ये हमारे मजहब में दखलंदाजी है। लेकिन उसके बाद लगातार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आज तक सैकड़ों केस आपने देखे और उन पीड़िताओं की भी आपने दर्द को सुना। लेकिन इससे भी बड़ी बात अभी जो चर्चा में है वो ये है कि मुनव्वर राना, जो प्रसिद्ध शायर माने जाते हैं इस दुनिया में, भले ही वो आज ना हो, लेकिन उनकी बेटी आज 3 तलाक की वजह से दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन केवल मुनव्वर राना की बेटी नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान में न जाने कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो 3 तलाक से पीड़ित होकर के, कुछ महिलाएं हैं जो बाहर आती हैं, सामने आती हैं, समाज में अपनी पीड़ा और दर्द को बयां करती हैं। ऐसी एक राजस्थान के नागौर जिले से अनीशा बानो हमारे साथ में हैं, जिन्हें एक पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार के व्यक्ति ने न सिर्फ एक साथ 3 तलाक बोल करके घर से धक्का मार करके बाहर किया, बल्कि उनके साथ में हलाला करने की बात कही गई, अपने ससुर से हलाला कराने की जब बात कही गई, तो उसका उस महिला ने विरोध किया। उसने उस घर में दोबारा जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन घर बैठ जाना मंजूर किया। ऐसी एक पीड़ित महिला। लेकिन इससे बड़ा भी दर्द ये कि आज इस घटना को करीब 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक पीड़ित महिला की उस मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। आज वो पीड़ित महिला हमारे साथ में है, अनीशा बानो। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो अनीशा जी, पहले तो आप बताइए, आपकी शादी कब हुई थी, किससे हुई थी और कहाँ हुई थी? मेरी शादी 2012 में हुई थी। नागौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, डेगाना में। मेरे ससुर का नाम है कालू मोहम्मद, उनके बेटे हैं इरफान राव, उनसे हुई थी। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के 1 साल बाद में मेरी शादी कब हुई थी? शादी 2012 में 19 मई को हुई थी। सब कुछ मुस्लिम रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हुआ, सब कुछ उनकी पसंद से किया गया। और जब शादी मतलब तकरीबन साल भर गुजरा तो मेरी बेटी हो गई थी। उसके 2 साल बाद मेरे पापा ने भी, मतलब मेरे पापा को उन्होंने बोला कि शादी में आपने गाड़ी नहीं दी, तो मेरे पापा ने 10 लाख रुपए उनको 2 साल बाद गाड़ी के भी दिए। तो 2-3 साल नॉर्मल सब ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड के बहुत सी लेडीज़ के साथ अफेयर वगैरह न्यूड पिक्चर्स मैंने उनके पास देखी। तब से ना तो वो मुझे कभी फ़ोन टच करने देता था, हमेशा लॉक लगा के रखता था फ़ोन पे। हाँ, इस चीज़ को लेके हम दोनों के बहुत झगड़े होते थे।
मेरे ससुर ने भी बहुत बार अपने बेटे को भी समझाया, मेरे को भी बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसको गलत समझ रही है। लेकिन जब उसकी वीडियोस वगैरह आई मेरी काफ़ी एजेड औरतों के साथ में, मैंने अपने ससुर को भी दिखाई, तब मेरे ससुर मेरे को बोलता है कि इसको एक मौका दे, या आज आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा। हमारे क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो इस बीच क्या, मेरे जो चाचा ससुर हैं, अहमदाबाद रहते हैं, सलीम राव, वो आए कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, मतलब तुम्हारा ये चलता ही रहता है। वो आए बहाने से और मेरे साथ, मतलब मैं रूम में थी अपने, तो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। किस तरह की बदतमीजी? हाथ पकड़ना, मतलब बैड टच करने लगे, बहुत गंदी हरकत कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं, मेरे चाचा के साथ कंफर्ट होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये सब चीज़ें नॉर्मल, मैं भी तो अपनी चाची के साथ कंफर्ट रहता हूँ। तो मैंने जब अपने ससुर को ये बात बोली जाके, तो मैंने अपने ससुर को ये बोला कि मैं जाके इनकी कंप्लेंट करूँगी, ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मतलब आपके हस्बैंड ने अपने चाचा के साथ आपको हमबिस्तर करने के लिए बोला? हाँ। तो मैंने अपने ससुर को बोला, तो वो बोलते हैं कि नहीं तू कंप्लेंट करने मत जा, हम इसको भेज देते हैं, अब आज के बाद ये कभी घर पे नहीं आएगा। तो उन्होंने जैसे तैसे करके उनको अहमदाबाद भेज दिया। फिर वापस उनकी आने की 18 दिसंबर 2024 में मेरे हस्बैंड के पास उनका फ़ोन आया कि इरफान मैं वहाँ पे आ रहा हूँ वापस डेगाना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपको रिश्ता रखना, आप घर के बाहर रखिए, उनको होटल में ठहरा दीजिए, आप मिलिए अपने चाचा से, लेकिन उनको घर पे मत लेके आइए। आज उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है, कल को वो मेरी बेटी के साथ भी वैसा ही करेंगे। तो उस बीच हम दोनों में बहस छिड़ गई। उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, तलाक बोल के घर से बाहर निकाल दिया। जब मेरे ससुर को लगा कि बाहर सब देख रहे हैं, मेरे ससुर को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तो मेरे को घर में तो उन्होंने लिया, लेकिन सुबह मेरे पास ये शर्त रखी जाती है कि तुम्हें पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा, उस चीज़ ससुर के साथ में। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं ये सब चीज़ नहीं करूँगी। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुला के मेरे को अपने माँ बाप के साथ में घर भेज दिया गया। अब पुलिस कंप्लेंट भी वहाँ पे मैंने करने की कोशिश की, डेगाना में भी करने की कोशिश की। डेगाना वाले पुलिस जो सीआई है वहाँ का, वो मेरे को धमकी देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। नवलगढ़ में भी मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश की, ना तो वहाँ मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज हुई और ना ही कोई किसी तरह का प्रोसेस हुआ, बल्कि वो मेरे से पूछते हैं कि हम कौन सी धारा लगाएं, आपके समाज में तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद में अब मुझे लगा कि वहाँ पे किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं है। हमारे समाज के लोगों ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे। तो अब मेरे को लगा कि वहाँ से कोई प्रोसेस नहीं हुआ, इस वजह से बाद में मैं दिल्ली आई। अब दिल्ली आके मैंने केस वगैरह डालने की यहाँ से भी कोशिश की, लेकिन वकील भी जगह जगह मैंने ठोकरें भी खाई, लेकिन वकील भी मेरे को ऐसे मिले जिन्होंने किसी तरह का कोई प्रोसेस किया ही नहीं है। अब हस्बैंड क्या करते हैं, आपके ससुर क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मेडिकल स्टोर है उनका, पैथोलॉजी वगैरह है, और मेडिकल स्टोर जैसे वो होलसेल में होती हैं, तो वो उनके काम है। और मेरे ससुर नायब तहसीलदार रह चुके हैं, अभी रिटायर हो गए। मतलब पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है? हाँ, शिक्षित है जी। तो आपकी शादी में आपके अब्बा जान ने मतलब कितना पैसा खर्च किया? 60 लाख। 60 लाख रुपए? जी। सब कुछ मेरे ससुर की पसंद का। उन्होंने बोला था कि बारातियों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शादी से पहले वो आके गए थे कि गेस्ट हाउस ये होना चाहिए, अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए, ये चीज़ें हमारे भाइयों में, हमारे परिवार में लगेंगी, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। बारातियों के लिए, सबके लिए घड़ी थी जो मेरे पापा ने सब अरेंज करा था उनके लिए। 3 तलाक, ये वही 3 तलाक है जिस पर मोदी सरकार कानून लेकर के आई थी। जब कानून लेके आई थी तो क्या आपके घर में भी उस कानून का कभी पहले चर्चा या विरोध किया गया? नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यही सबको लग रहा था कि हाँ ठीक है, जो होना चाहिए संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी और कुछ मुस्लिम
युवा भी थे, मौलाना वगैरह, जिन्होंने इन चीज़ का विरोध किया था कि हमारे समाज में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ शरिया के हिसाब से होता है। आज हिबा राणा है, उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध करा था कि 3 तलाक हमारे समाज का हिस्सा है, शरिया का हिस्सा है, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। तो आज मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि आज वो संविधान की तरफ क्यों भागी है? आज शरिया वाले कोई काम नहीं आया उनके, आज वो मौलाना मुफ्ती कोई भी काम नहीं आया ना, आखिर काम तो उनके संविधान ही आया। तो आपने किसी मौलाना मुफ्ती को अपनी पीड़ा बताई कि मुझे एक साथ 3 तलाक दे करके घर से धक्का मार के बाहर निकाला गया, तो क्या होना चाहिए उसके साथ? उनके हिसाब से तो तलाक हो गया बेटा, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं वापस, हाँ, मेरे को यही बोला गया कि उनके हिसाब से तलाक हो चुका है, शरिया में यही लिखा है, कुरान में यही लिखा है, उनके अकॉर्डिंग तलाक हो चुका है। उन्होंने बोल दिया, तुमने कानों से सुन लिया, तो तलाक हो गया। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें उसके पास जाना है तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा कि आपने बुर्का पहना हुआ है, और ये वही बुर्का है जिस पर अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में अगर महिला बुर्का पहन रही है तो सुरक्षित है। तो आपने इस बुर्के में खुद को कितना सुरक्षित महसूस किया अपने घर में? जब घर में कपड़े उतार दिए जाते हैं, खुद के ही घर में कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो इस बुर्के की ज़रूरत ही क्या है? सुरक्षित तो वो अपने घर में भी नहीं है, तो फिर ये बुर्का पहना के सबको ढोंग किस चीज़ का? एक नहीं, हज़ारों वीडियो ऐसी आती हैं जिसमें मौलाना या मुफ्ती, ऐसे जो बुद्धिजीवी जो कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें पर्दा की जो बात कही जाती है मज़हब में, मुस्लिम समाज के अंदर, तो आप उस पर कितना गौर फरमाते हैं कि कितना जायज़ है कि वास्तव में बुर्का आपकी इज्जत बचा सकता है? बुर्का, मैं तो ये कहूँगी, अगर जब मौलाना मुफ्ती ये कहते हैं ना कि पर्दे में रहनी चाहिए औरतें, तो पर्दा सबसे ज़रूरी है कि आदमियों की नज़रों पे डाला जाए। जब वो खुद ही अपनी नज़रें नहीं झुका सकते, वो हर औरत को, हर महिला को गंदी नज़र से देखते हैं, तो ज़रूरत है कि वो खुद बुर्का पहन के बैठ जाए, औरत को ना बोले बुर्का पहनने का। जब उनकी महिलाएं ही घर में सुरक्षित नहीं है, तुम घर में ही कपड़े उतार देते हो, फिर बुर्के की ज़रूरत ही है? फिर क्यों बोलते हो कि ये इस्लाम की शहज़ादी हैं? क्यों बोलते हो? किसके लिए? जब तुम्हारे घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहुएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, फिर क्या ज़रूरत है बुर्के की? उस रिश्ते का क्या हुआ जो आपके घर में, चाहे कोई भी मर्द हो, चाहे वो ससुर के रूप में हो, वो चचा ससुर के रूप में हो, चाहे वो हस्बैंड हो, तो क्या रिश्ता वो क्या कहलाया, और उसने किस तरह से आपके साथ में हरकतें की? सब कुछ इस्लाम के हिसाब से की, क्योंकि इस्लाम में तो ये चीज़ें है ना, चाचा की लड़की से शादी कर लेना, खालू की लड़की से शादी कर लेना, मामा, मतलब भाई बहन का कोई रिश्ता ही नहीं है। वो लोग सही कहते हैं कि इस्लाम में बेटियां पैदा नहीं होती, इस्लाम में बीवियां पैदा होती है। तो क्या आप इस्लाम को नहीं मानते? इस्लाम को मैं मानती हूँ, मैं शरिया को नहीं मानती। ये जो इस्लाम के नाम पे ये जो शरिया इन्होंने चला रखा है, तो शरिया ये मेरे को समझ नहीं है, सिर्फ औरतों के ऊपर ही क्यों लागू करा जाता है? अपनी अय्याशियों के लिए इनको शरिया चाहिए, 3 तलाक के लिए इनको शरिया चाहिए, 4 शादियां करने के लिए इनको शरिया चाहिए, तो चोरी करने पे हाथ कटवा दी जाए तब इनको शरिया क्यों नहीं चाहिए? रेप करने पर उनको जान से मार देने का हुक्म है, तब इनको शरिया क्यों नहीं चाहिए होता? और बुरी नज़र रखने वाले की आंखें फोड़ देनी चाहिए, तब इनको शरिया क्यों नहीं चाहिए? मैं तो कह रही हूँ एक बार शरिया पूरा लागू करके देखो, 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट खुद देख लेना। ये शरिया उठा के फेंक देंगे इंडिया से। ईरान में लागू है ना, लेकिन वहाँ भी महिलाएं हिजाब और बुर्के का विरोध कर रही हैं, सड़कों पर आकर उसको उतार रही हैं, लेकिन वहाँ भी लोगों को फांसी पर, आम जनता को, बेकसूर लोगों को फांसी पर चलाया जा रहा है। तो गलत कर रहे हैं, लेकिन होगा वहाँ पे भी ये चीज़ बदलाव ज़रूर आई, लेकिन कम से कम वो अपने हक के लिए आवाज़ तो उठा रही हैं औरतें, चुपचाप घर में तो नहीं बैठी है ना। आज हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, कल को हमारी बेटियों के साथ भी होगी, तो ज़िंदगी भर क्या 1400 साल वाली ज़िंदगी चलती रहेगी? वही चीज़ें औरतें सहन करती रहेगी क्या? औरतों के ऊपर ही हर चीज़ का जुल्म हो रहा है, तलाक दे दिया, हलाला करने के लिए उनको बोल दिया, पता नहीं किन किन प्रॉब्लम से उनको फेस करनी पड़ती है। आज हिबा राणा है जो विरोध कर रही थी, लेकिन आज वो भी संविधान
के हिसाब से उन्होंने कंप्लेंट वगैरह सब कुछ करा है। आज इस्लाम के ठेकेदार नहीं आए ना उनका फैसला करवाने। आपको डर नहीं लग रहा है कि आप उस इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, उन मौलानाओं के खिलाफ में बोल रहे हैं जो 1 मिनट में हो सकता है कि आपके खिलाफ भी फतवा जारी हो जाए? कर दे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फतवा जारी करते आए करते रहो, पर मैं तो ऑब्जेक्शन उठाऊंगी मेरे उन औरतों के लिए जो इन चीज़ों से जूझ रही है, मेरी बेटी के लिए मैं तो आवाज़ उठाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में ये चीज़ें चलती रहे, हर औरत फेस करती रहे। कभी ना कभी तो ये चीज़ें ख़त्म होनी है और ज़रूरत है ख़त्म होने की। आप इसके लिए कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि आप तो आज़ादी मांग रही हैं, वो भी बुर्का से, इस्लाम से, हिजाब से, मौलाना मुफ्ती मौलानाओं से। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ती रहूँगी। पर ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि वो औरतें भी आगे आएँ जो सच में इन चीज़ों से परेशान हैं। तो लड़ूंगी तब तक जब तक हो सके। किससे उम्मीदें हैं? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी जी से और भारत के संविधान से। बाकी मुझे इस्लाम के ठेकेदारों से, मौलाना मुफ्ती से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हम महिलाओं के लिए कभी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनको डर है कि महिलाएं जागरूक हो रही है, इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रही है। क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान में उनको भी डर है कि महिलाएं आवाज़ ना उठा ले, तभी उन्होंने महिलाओं का कॉलेज जाना बंद, स्कूल जाना बंद करवा दिया, उनको फ़ोन तक रखना बंद करवा दिया। तो ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। तो यहाँ पे अब संविधान चलेगा, शरिया कानून नहीं चलना। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ योगी मोदी तक पहुँचे, तो क्या अपील उनसे आप करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई धारा बनाई जाए जिन पे हर महिला कार्रवाई कर सके, वो अपनी खुल के अपनी ज़िंदगी जी सके। और 3 तलाक ये शरिया कानून ये अब बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इंडिया में शरिया की। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि आप पिछले करीब 1 साल से, क्योंकि 2024 की घटना है, आपकी 2012 में शादी हुई थी, 2024 में आपको तलाक दिया गया, घर से धक्का मारकर आपको बाहर किया गया, मारपीट भी आपके साथ में की गई, लेकिन आप एक एप्लीकेशन लेकर के तकरीबन 1 साल से घूम रहे हैं, 2026 चल रहा है। तो उस प्रशासन के लिए क्या कहेंगी? किसकी कठपुतली बना हुआ है या फिर किस वजह से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? जी वो अभी उसका मैं क्या, आप मानते हैं कि उनका कोई प्रेशर है उस ससुराल वालों का, या उनका कुछ रसूखदार लोग हैं, वो बड़े लोग हैं? रसूखदार तो है ही, प्रेशर तो उनका राजस्थान में था, इसी वजह से तो मेरी कंप्लेंट नहीं हुई है। आज प्रशासन इतना ढीला काम कर रही है, इस तरह से काम कर रही है, तभी तो औरतें दर दर भटक रही है। अगर प्रशासन ही ईमानदारी से अगर प्रोसेस करे ना, तो किसी भी महिला को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं अनीशा बानो, लेकिन भले ही अपने आसान या शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी हो, लेकिन उस महिला का आप दर्द समझिएगा। जिस महिला के अपने पिता ने, अब्बा ने उसके जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए 60 लाख रुपए शादी में खर्च किए हों, एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में शादी की हो, और उस परिवार में न सिर्फ पति उसको बेइज्जत करता है, बल्कि उसका ससुर और उसका दूसरा चचिया ससुर और यहाँ तक कि कुछ और लोगों से भी उम्मीद की जाती है कि उसकी पत्नी हम बिस्तर हो। और जब 3 तलाक बोला जाता है तो उसके बाद में ससुर के लिए कहा जाता है कि इससे निकाह करो, इसके साथ महला करो। और जब इस बात का विरोध होता है तो महिला दिल्ली तक आती है। कहाँ से? राजस्थान से दौड़ लगाती हुई आती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस देश में संविधान की दुहाई दी जाती है, आज उसी देश में एक पीड़ित महिला दर दर की ठोकरें खा रही है न्याय के लिए। एक न्याय बहुत दूर की बात है, एक अपनी एप्लीकेशन को दर्ज कराने के लिए सीएम भजन लाल से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक के लिए अपील करनी पड़ रही है। उस महिला को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि कोई मेरी एक बात सुन ले और वहां तक कानून के हाथ पहुंचे जिन लोगों ने गुनाह किया है। सलीम भाई, ये जो अनीशा बानो है राजस्थान से, पीड़ित हैं, जो कि हलाला की पीड़ित नहीं है, हलाला का इन्होंने विरोध किया, 3 तलाक की पीड़ित हैं, आपके पास आई हैं, कैसे न्याय मिलेगा? देखो जी, न्याय देने का तो काम सरकार का है। हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की है,
लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक भी जीरो है कार्रवाई। और अगर कितना सेंसिटिव केस है, इस पर अगर ध्यान दें, अनीसा बानो से अच्छी तरह से बयान नहीं हो पाया। देखिए, एक ससुर जिसकी नीयत अपनी बहू के ऊपर ख़राब हो रही हो, उसने कितनी बड़ी साजिश रची, कितना बड़ा प्लान रचा। पहले तो चाचा ने उसके साथ जो है गलत हरकतें की, वो उसने शिकायत की अपने पति से, तो उसने बोला कि हमारे तो यहाँ सब चलता है इस तरह से ही। फिर उसके ससुर ने कोशिश की, तो इसने अपने आदमी को बताया, आदमी को गुस्सा आया कि भाई मेरा बाप ऐसा कर ही नहीं सकता, तू मेरे बाप पे जो है लाल छल लगा रही है, इल्ज़ाम लगा रही है। ये सब प्लानिंग से हो रहा था, यानी कि उसके ससुर ने अपने बेटे को इस तरह से भर दिया कि वो इसके ऊपर इतना गुस्सा हो गया कि तलाक दे दी। तलाक देने के बाद अब ससुर के पास में जो है फ़ौरन उसके पत्ते तैयार हो गए। उसने क्या प्लान बनाया, अपने बेटे को और इसको लताड़ा कि भाई तुमने बहुत गलत काम कर दिया, अब इस्लाम के हिसाब से तुम्हें हलाला करना पड़ेगा, अब किसी और से शादी करानी पड़ेगी, अब घर की बात बाहर जाएगी, चलो मैं हलाला कर लूँगा, बात को यहीं ख़त्म कर लेंगे, चुपचाप हलाला कर लेते हैं। ये उसने चाल चली। अब ये इसको शुरू से ही नहीं पसंद, कोई गैर आदमी के साथ संपर्क होना शुरू से नहीं पसंद, तो इसको ये हलाला बहुत बुरा लगा। इसने हमारे पास कॉल किया, किसी जरिए से नंबर पहुंच गया होगा, हमने इसकी हेल्प की, न्यूज़ चैनल्स पे भेजा, खुद अपने चैनल के ऊपर में इनकी बाइटें दी। तो अब इसका खुलासा पूरा हो चुका है, लेकिन कोई भी थाना कंप्लेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग बहुत रसूखदार हैं अपने इलाके के अंदर। उस रसूख का वो ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि अनीसा बानो को कोई कार्रवाई करने ही नहीं दे रहे। तो ये तो बात रही संविधान की। मैं आपसे इस्लाम पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस्लाम के जानकार भी हैं, कि अगर इस्लाम में इनको तलाक दिया गया है तो उसको सज़ा क्या होगी? क्योंकि ऐसे तो दर दर की ठोकरें पीड़ित बनने के लिए तो तलाक नहीं हो सकता है। नहीं, उसको कोई सज़ा नहीं है, उसने इस्लामिक शरीयत के अनुसार कार्य किया है, तो उसको सज़ा हो ही नहीं सकती। जब वो इस्लाम के अनुसार कार्य कर रहा है तो उसको तो सज़ा नहीं बनती। संविधान के अनुसार ये गुनाह है, ये पाप है, और ये गैर कानूनी भी है। तो हमने संविधान के इस्लाम में जायज़ है, इस्लाम में जायज़ है, वहाँ पे इसको आप गलत साबित ही नहीं कर सकते। कुरान दे रहा है ये नियम। देश कैसे चलेगा, कुरान से या संविधान से? देखिए, देश तो हमारा संविधान से चलता है, कुरान का क्या मतलब है? कुरान तो दूसरे देश की संपत्ति है, दूसरे देश का संविधान है, वो हमारे देश में क्यों लागू होगा? हमारा तो अपना संविधान है। अम्बेडकर साहब ने, उनके साथियों ने, सहयोगी ने, 300 कुछ लोगों ने मिल के इसको मेहनत से तैयार किया, और हमें नहीं लगता इसके अंदर कोई भी गलती है। और होगी तो आगे को लोग सुधार भी लेंगे, अगर संविधान में कोई गलती आएगी तो सुधार भी हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है इस्लाम में कि जो बुर्का पहनना बताया जाता है कि सुरक्षित महसूस हो और वो उसकी इज्जत हो सके। पर्दे में रहेगी तो उसको इज्जत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो उल्टा ही होएगा यार, पर्दे के अंदर किसी चीज़ को इज्जत कैसे मिल जाएगी? इज्जत का तो मतलब ये है ना कि वो जो भी कुछ कर रही है, अगर वो अच्छा कर रही है तो उसको इज्जत देनी चाहिए। बुरके से इज्जत का क्या मसला है? ये लोग दाढ़ी से इज्जत मानते हैं, बुरके से इज्जत मानते हैं, नकाब से इज्जत मानते हैं, इससे थोड़ा इज्जत होती है। कितने मुसलमान औरतों की इज्जत हो रही है बुरका पहनने से? हो रही है किसी की? कोई भी नहीं बचा हुआ। बल्कि ये बुरके का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, चोरियाँ कर लेते हैं बुरकों के अंदर ही। तो बुरका सही नहीं है। हमें औरत को खुली आज़ादी देनी चाहिए, महिला को आज़ादी देनी चाहिए। जितनी आज़ादी इंसान को है, इतनी महिला को भी होनी चाहिए बराबर की। आधा दिमाग नहीं है उसमें, आधा हक नहीं है उसका, पूरा हक है। उसने भी इस धरती पे जन्म लिया है, मर्द ने भी धरती पे जन्म लिया है। उम्मीद करेंगे कि इनकी बात सुनी जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, इस पर्दे को आप देखिए, जिस महिला ने अपने पैर के नाखून भी ढक रखे हों, उस महिला पर लांछन लगाए गए और उस महिला को बेइज्जत करके घर से बाहर किया गया। जो मौलाना, मुफ्ती या जो मुस्लिम, जो बुद्धिजीवी और मुसलमानों के जो ठेकेदार बनते हैं, कहते हैं कि बुर्का हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में एक महिला को सेफ फील कराता है या सुरक्षित उनको करता है। तो आप ये देखिए, बुर्का है नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन इस महिला को न सिर्फ बेइज्जत किया गया बल्कि हलाला करने के लिए मजबूर किया गया और दूसरे मर्दों के साथ हमबिस्तर करने के लिए मजबूर किया गया। आज यही बात है कि इस महिला ने आवाज़ उठाई, सामने आई, मीडिया के सामने बात रखी और उनके खिलाफ में है कि कृपा करके इनकी शिकायत दर्ज की जाए। उम्मीद करेंगे कि इनको न्याय मिलेगा
और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शुक्रिया।